वंदे मातरम। आज हम चर्चा करेंगे थ्योरी ऑफ फर्म्स की। तो थ्योरी करने वाले हैं मैनेजरियल थ्योरी ऑफ फर्म्स की। और मैनेजरियल थ्योरी ऑफ फर्म्स देखिए, ये 3 प्रकार के इसमें सिद्धांत हैं। सबसे पहला है बामोल का सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, उसके बाद है मैरिस का ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन, एंड तीसरा है विलियमसन का यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ जो एजम्पशंस हैं वो तीनों में लागू होते हैं, कुछ मान्यताएं तीनों में लागू होते हैं, इसीलिए हमें इसको एक साथ देखने की आवश्यकता है। सबसे पहला जो मान्यता है जो तीनों में लागू होती है वो है कि जो फर्म एक कोलिजन है, फर्म एक समूह है। इसका समूह है तो वर्कर्स का जो उसमें काम कर रहे हैं, उसके बाद मैनेजर्स का, ऑनर का जो उसका मालिक है, जो शेयर होल्डर्स हैं, उसके अलावा जो टैक्स कलेक्टर गवर्नमेंट है, उसके अलावा जो वहाँ पे उपभोक्ता जो सामान खरीदने वाला है, इस सबका मिला के वो एक कोलिजन है, समूह है, सबसे पहला। नंबर दूसरा कि सभी हितधारकों में, अर्थात जो भी हितधारक उसके हैं, ठीक है, जो उसके पार्ट हैं कंपनी के, सभी हितधारकों में ही फर्म का हित है। जब उनका कल्याण होगा तभी फर्म का कल्याण होगा। नंबर तीसरा है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट एजेंट है, फर्म का सबसे इम्पोर्टेंट एजेंट है वो है मैनेजर। ठीक है, मैनेजर है। क्यों? इसलिए है क्योंकि जो सभी निवेश संबंधी निर्णय होता है, या पूंजी आपको कहीं पे भी बाजार में अपने माल को किस बाजार में फिर उतारना है, मतलब कोई भी निर्णय हो, अपनी जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसके हिसाब से कैसे अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करना है, किस प्रकार से मांग बढ़ सकती है, सारी निर्णय, पूंजी कितना लगाना है, ये सारे निर्णय मैनेजर से लेता है। निर्णय से संबंधी चीजें हैं वो मैनेजर से लेता है, इसीलिए वो सबसे इंपॉर्टेंट एजेंट है फर्म के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे बामोल का सिद्धांत, सेल्स मैक्सिमाइजेशन या सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। बामोल के जो सिद्धांत हैं वो 2 वर्जन में बटे हुए हैं। एक है स्टैटिक मॉडल और दूसरा है डायनामिक मॉडल। स्टैटिक मॉडल में हम किसी एक समय में इसका व्याख्या करते हैं, किसी एक निश्चित समय में। उसमें हम ये नहीं देखते कि हमें आगे कितना प्रभाव मिलेगा, उसका प्रभाव आगे क्या पड़ेगा। नंबर दूसरा है डायनामिक मॉडल, उसमें हम मल्टीपल टाइम की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 साल, 5 साल, 10 साल में क्या होगा, 10 साल में कितनी प्रॉफिट होगी, कितनी सेल्स अधिक होगा, क्योंकि ये सेल्स मैक्सिमाइजेशन है, जिसमें हम ये देखेंगे कि 10 साल में कितनी आय अधिकतम होगी। ठीक है, उसको हम आज के वैल्यू में देखते हैं कि उसकी वैल्यू आज क्या है। यहाँ पे हम एनपीवी मेथड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, वो कास्ट बेनिफिट एनालिसिस में है, लागत लाभ विश्लेषण। ठीक है, अधिक बहुत कम जगहों पे ये हमें डिस्कस करने को मिलेगा, अधिकतर हम स्टैटिक मॉडल को ही देखते हैं। सबसे पहले हम स्टैटिक मॉडल को देखते हैं। इसमें हम वन प्रोडक्ट, इसके भी 4 प्रकार हैं, 4 मॉडल हमें इसमें डिस्कस करना है। सबसे पहला है वन प्रोडक्ट विदाउट एडवर्टाइजमेंट, एक उत्पाद के साथ बिना प्रचार के। और दूसरा है वन प्रोडक्ट विथ एडवर्टाइजमेंट, अर्थात एक उत्पाद के साथ हम प्रचार के साथ हम इसका सेल्स मैक्सिमाइजेशन देखेंगे। बस उसी प्रकार से मल्टीपल प्रोडक्ट, जब कई प्रोडक्ट हों उसके साथ बिना प्रचार के। और चौथा है मल्टीपल प्रोडक्ट विथ एडवर्टाइजमेंट, अर्थात बहु उत्पाद प्रचार के साथ। ये 4 मॉडल हैं। तो सबसे पहले हम स्टैटिक मॉडल देखेंगे, बाद में उसकी डिस्कस करेंगे। स्टैटिक मॉडल में जाने से पहले, हमें उस मॉडल को डिस्कस करने से पहले हमें उसके एजम्पशंस को देखना है। इसके बेसिक एजम्पशंस जो हैं बामोल की थ्योरी की, जो स्टैटिक मॉडल है उसके हम एजम्पशंस को देखेंगे। सबसे पहला है एक फर्म का समय एकल अवधि के है, अर्थात वो एक समय की बात करती है, ना कि मतलब अगर इस समय है तो केवल आज के समय की बात करती है, इस साल के समय की बात करती है। वो ये नहीं सोचती है कि अगले साल इसका क्या प्रभाव होगा। नंबर दूसरा, इस अवधि के दौरान फर्म अपने बिक्री आय को अधिकतम करने का प्रयास करती है। इस समय के दौरान मतलब इसी समय में, जैसे जो इस साल अगर हम कंपनी स्थापित कर रहे हैं, या इस साल अगर हमें बहुत ज़्यादा सेल्स मैक्सिमाइज करना है, तो केवल हम इसी साल की बात करेंगे। अगले साल उसका प्रभाव कैसे होगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। केवल आज कैसे करना है, आज कितना आय मतलब हम अधिकतम कर सकें, केवल आज की चर्चा होगी। और इसी के संबंध में फर्म निर्णय लेता है कि आज हम कैसे सेल्स को मैक्सिमाइज करें। ठीक है, नंबर तीसरा है न्यूनतम लाभ बाधा, अर्थात एमपीसी, मार्जिनल प्रॉफिट कांस्टेंट। यह बहिर्जात रूप से निर्धारित होता है। बहिर्जात मतलब 2 तरह के जो बिजनेस इन्वायरमेंट होते हैं, एक होता है इंडोजीनियस और एक होता है एक्सोजीनियस। तो जो एक्सोजीनियस है, जो वो फर्म के जो सिद्धांत हैं, जब एक्सोजीनियस अगर उसको हम देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो बाहरी इन्वायरमेंट से निर्धारित होता है, उसमें फर्म का कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे मान लीजिए कि मालिक जो है, मालिक केवल पैसा लगा दिया चला गया, ठीक है। अब उसका निर्णय कौन लेता है? निर्णय लेता है मैनेजर्स।
तो मैनेजर चला रहा है तो अंदर का काम कर रहा है, वो सब जानता है कैसे करना है, लेकिन मालिक को क्या चाहिए, उसको बस लाभ चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए एमपीसी किसको चाहिए, मालिक को चाहिए, जो शेयर धारक है वो तो बाहरी इन्वायरमेंट से है ना, इसीलिए तो एमपीसी बाहरी बहिर्जात रूप से निर्धारित होता है। ठीक है। तीसरा चौथा है लागत वक्र यू आकार का होता है। प्रतिष्ठित अगर हम सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें यू आकार का जिस प्रकार से लागत वक्र होता है उसी प्रकार यहाँ लागत वक्र यू आकार का है। ठीक है। अब हम इसके सिद्धांत को देखेंगे, बामोल के सिद्धांत को हम देखेंगे। सिद्धांत को इसमें हम कुछ तर्क देखेंगे। तर्क इसलिए देखेंगे जो बामोल ने दिया था कि जो फर्म है वो बिक्री आय को अधिकतम क्यों करना चाहेगी। देखिए इसलिए करना चाहेगी, उन्होंने कहा कि अल्पकालीन लाभों की तुलना में बढ़ती हुई बिक्री आय अधिक अच्छी होती है। अर्थात जो अल्पकाल में वर्तमान समय में अगर हम बहुत लाभ कमा लें लेकिन पता चले उसका जो कीमत इतना अधिक हो कि बाद में लोग खरीदें ही ना, बदनामी हो जाए, तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि अल्पकालीन लाभों की तुलना में बढ़ती हुई बिक्री आय अधिक अच्छी है। नंबर दूसरा, प्रबंधक का लाभ बिक्री अधिक होने पर अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि प्रबंधक का लाभ इसलिए होता है बिक्री अधिक होने पे अधिक कि जैसे ही बिक्री अधिक होगी तो सब पता करेंगे ना, हर एक कंपनी पता करेगी कि भैया कौन सा प्रबंधक है जिसके रहने पे इतना ज़्यादा इसकी बिक्री हो रही है। जब बिक्री होगी तो उसकी साख मजबूत होगी, उसको अस्थायी रहने की क्षमता अधिक होगी। इसीलिए सब सारे कंपनी देखना चाहेंगे कि कौन ऐसा प्रबंधक है जो ऐसा कर रहा है, उसको हायर प्राइस पे अपने वहाँ बुलाना चाहेंगे। ठीक है। नंबर तीसरा, बैंक और वित्तीय संस्था ऐसी फर्मों को आसानी से ऋण दे देती है जिसकी बिक्री अधिक होती है, इसलिए कि अधिक बिक्री है तो इसका साख मजबूत है, अधिक लोग इसको खरीदना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि उसके पास आय अधिक हो जाएगी। जब आय अधिक हो जाएगी तो आसानी से अगर वो कर्ज लेगी तो फिर उसको चुका देगी। इसीलिए बैंक और संस्था जो है इसको ऋण देने के लिए बैंक और वित्तीय संस्था हमेशा तैयार रहते हैं। उसके अलावा चौथा है बढ़ती बिक्री बाजार में प्रबंधक के प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। हमने देखा है इसको किस प्रकार से बढ़ाती है। उसके अलावा पांचवा, बिक्री बढ़ने से अंश धारकों का विश्वास बढ़ता है और लोग अंश पत्र खरीदते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे ही बिक्री बढ़ेगी जो अंश धारक हैं अर्थात जो शेयर होल्डर्स हैं, जो मार्केट में जो पैसा लगाने वाले हैं, जो शेयर होल्डर्स, उनका विश्वास बढ़ेगा। एग्जाम्पल दैट कि अगर मान लीजिए इस समय जियो है, हर एक घर में जियो है, तो सब लोग उसका इतना विश्वास है लोगों का कि वो चाहते हैं उसको खरीदें, और बस इसी खरीदने के कारण जैसे सब लोग चाहते हैं उसका जो शेयर की कीमत है वो 1500 2000 केवल एक शेयर की कीमत है, तो इसीलिए ठीक है सब लोग खरीदना चाहते हैं क्योंकि विश्वास बढ़ गया, हर घर में है फोन, जियो का सिम है। उसके अलावा देखिए 6 नंबर है, फर्म को अधिक फंड बाजार से भी मिलता है, आराम से मिल जाएगा क्योंकि फर्म में जो फर्म की साख अधिक होगी तो उसको आराम से ऋण मिल जाएगा। उसके अलावा देखेंगे इन फर्मों की सौदेबाजी की शक्ति अधिक होती है, सौदा करने की क्षमता इनकी अधिक होगी। क्यों? क्योंकि इनकी आय अधिक है, इनकी साख अधिक है। अब हम इसको फिगर के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें फिर देखते हैं। अब हम सिद्धांत को फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पे 2 C और D दो क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ER इक्वल टू KQ1 अर्थात जो इसका गैप है TRTC के बीच का गैप, ये लाभ को बताता है। जो टोटल प्रॉफिट कर्व है सबसे अधिक लाभ कहाँ है, KQ1, बस इसी को ये दिखा रहा है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो TP है ये टोटल प्रॉफिट कर्व है, टोटल प्रॉफिट कर्व है। और इसके अलावा अगर हम देखें X, यहाँ पे जो X है वो क्या है, उत्पादन की मात्रा है अर्थात आउटपुट लेवल। ठीक है। उसके अलावा अगर देखें OT क्या है, OT है फिक्स कास्ट, स्थिर लागत। हाँ, कीमत तय करेगी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर्म, जहाँ पे प्रॉफिट सबसे अधिक होगा तो सबसे अधिक प्रॉफिट कहाँ है, ER, जहाँ पे ER इक्वल टू KQ1 है, यहाँ पे जो प्राइस है कितना है, P2 है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज फर्म है होगी वो P2 कीमत तय करेगी क्योंकि उसको सबसे अधिक लाभ मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे उत्पादन कितना बेच पाएगी, केवल Q1 तक बेच पाएगी, ज़्यादा नहीं बेच पाएगी, अल्पकालीन लाभ वही तो है। उसके अलावा अगर हम देखें कि यहीं पे अगर रेवेन्यू मैक्सिमाइज फर्म होगी, वो कहाँ कीमत तय करेगी, वो कीमत चूंकि देखिए वो P1 तो तय नहीं कर सकती क्योंकि P1 पे यहाँ पे कोई एमपीसी तो उनको देना होगा ना, कम से कम एमपीसी उनको चाहिए हितधारकों को।
तो कम से कम एमपीसी देना होगा, इसीलिए वो P1 पे तय नहीं करेगी, वो वहां तय करेगी जहाँ पे आय अधिकतम हो। देखिए यहाँ पे सबसे अधिक रेवेन्यू तो अधिकतम है, लेकिन लाभ अधिकतम नहीं है, केवल इतना ही लाभ है। और इसमें क्या है, ईआर में सबसे अधिक लाभ है। तो जो जे पॉइंट है, इस पे सबसे अधिक हमें रेवेन्यू मिल रहा है, जबकि लाभ कम मिल रहा है। तो लेकिन फर्म क्या करेगी, उसे बिक्री को अधिकतम करना है, तो बिक्री अधिकतम जो रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन या बिक्री आय अधिकतम फर्म होगी वो यम पॉइंट पे, ठीक है। अर्थात हम देखते हैं कि MQ3 पॉइंट पे कितना P डैश कीमत तय करेगी, जो P डैश कीमत है इसी को तय करेगी, क्योंकि वहां पे सबसे अधिक यहाँ पे जो उत्पादन है, उत्पादन का स्तर Q3 है। अब अगर देखें, देखिए यहाँ पे हम सीधे सीधे तौर पे देखते हैं रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन फर्म कहाँ, MQ3 पे, तो यहाँ पे मात्रा MQ3, इस पे P डैश कीमत तय करेगी। अब देखिए एक चीज और देखते हैं, आप एक चीज अगर देखें कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म के हिसाब से देखें, तो जो प्रॉफिट है वो P2 जो P2Q1 है, ठीक है, P2Q1 अधिक प्रॉफिट है किसकी तुलना में, P डैश Q3 की तुलना में अधिक है ना, क्योंकि यहाँ पे लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि केवल इतने ही मात्रा बेच पा रही है वो Q1, लेकिन जो रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन फर्म है वो Q3 तक बेच रही है, लेकिन उसका प्राइस कम है। तो अगर प्रॉफिट के तौर पे देखें तो ये वाला सही है, PQ जो P2 कीमत है ये सही है, जहाँ पे Q1 उत्पादन है। लेकिन अगर हम रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन फर्म के बारे में सोचें, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन फर्म के बारे में सोचें, तो उस स्थिति में जो P2Q1 है, P2Q1 इज लेस देन P डैश Q3, ठीक है। तो यहाँ पे P डैश Q3 अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक आय है, भले ही लाभ, देखिए यहाँ पे आय सबसे अधिकतम है, जो यमार है, देखिए यहाँ पे अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ डेल्टा आर रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स के, देखिए किस तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ पे सबसे अधिक आय मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक आउटपुट बिक रहा है, ठीक है। अब ये होगी क्या, यहाँ पे कीमत तय कैसे होगी, यहाँ पे जो कीमत होगी वो P डैश होगी, Q3 जब बिकेगा तो उत्पादन की मात्रा जब Q3 होगी तो वहाँ पे कीमत कितना होगी, P डैश। अब देखिए जो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट, जो टोटल रेवेन्यू कर्व है, तो जो उसका स्लोप है यहाँ का, वो स्लोप कितना है, 0 है। तो जहाँ पे आपने देखा है कि जब स्लोप 0 होता है, अर्थात जब यमार 0 होता है, हमने देखा है जब यमार इक्वल टू 0, तो जो TR होगा वो क्या होगा, अधिकतम होगा, अधिकतम होगा ना, हमने पढ़ा है इसको, अधिकतम होगा ये, ठीक है। तो जब यमार को देखिए यहाँ पे कीमत निर्धारण किस तरीके से होता है, यहाँ पे कीमत निर्धारण होता है, जहाँ पे कीमत निर्धारण के यहाँ पे सूत्र होता है यमार इक्वल टू P1 - 1 अपान ई, देखिए ये कीमत निर्धारण का सूत्र होता है, ठीक है। तो यमार अगर 0 है, तो हमने देखा है जब यमार 0 होता है तो वहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी या प्राइस कितना होता है, 1 होता है, और इसी के इलास्टिसिटी के आधार पे, इसी लोचशीलता के आधार पे कीमत तय होता है जो P डैश है, ठीक है। हम इस मॉडल को हमने समझ लिया है। अब हम आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट को देखें, दूसरे चित्र को देखते हैं, दूसरे मॉडल को, सिंगल प्रोडक्ट विथ एडवर्टाइजमेंट। अब हम प्रचार के साथ देखते हैं, ठीक है। इसके लिए हम आपको एक फिगर दे रहे हैं, आप उससे उसकी सहायता से आप इसको बना लें। अब हम देखते हैं इस फिगर को। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे TC कर्व है, ये सीधा है, रेखीय है, और दूसरा है TR कर्व, ठीक है। हमने TC को स्थिर माना है, इसलिए स्थिर माना है ताकि हम बढ़िया से इसको एक्सप्लेन कर सकें। और हमने AD जो एडवर्टाइजमेंट कास्ट है, ये आपसे एडवर्टाइजमेंट कास्ट जो OT है, इसको भी हमने स्थिर माना है ताकि हम इसको बढ़िया से एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। अब देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पे TC इज फंक्शन ऑफ, इसमें जो टोटल कास्ट है वो किसके साथ साथ है, वो प्रोडक्शन कास्ट भी है और उसके साथ साथ एडवर्टाइजमेंट कास्ट भी है। अगर O से लेके K तक एडवर्टाइजमेंट कास्ट है तो जाहिर है कि जो TC और T के बीच का अंतर है, अर्थात ये जो भाग है ये क्या है, ये प्रोडक्शन कास्ट है, ठीक है। अब हम देखते हैं OT क्या है, ये OT फिक्स कास्ट है, हमने बताया था। इसी का एजम्पशन ये है कि एडवर्टाइजमेंट बढ़ाने से सेल्स बढ़ती है। बेसिक एजम्पशन ये है कि एडवर्टाइजमेंट बढ़ाने से सेल्स बढ़ेगा, लेकिन सर एक स्तर तक बढ़ेगा। एडवर्टाइजमेंट आप बढ़ाएंगे, सेल्स बढ़ रहा है, एडवर्टाइजमेंट आप मान लीजिए बढ़ा रहे हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट बढ़ा रहे हैं, सेल्स तो बढ़ रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा होगा कि लोग खरीद चुके होंगे,
कितने लोग खरीदेंगे, बहुत सारे लोग खरीदेंगे, लेकिन उसके बाद वो बिक्री नहीं, उसके बाद अगर आप एडवर्टाइजमेंट बढ़ाएंगे तो सेल्स नहीं बढ़ेगी, या बढ़ेगी तो बहुत धीरे से बढ़ेगी, उससे आपका लॉस होने लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने 45 डिग्री का लिया है, ये जो टी है एडवर्टाइजमेंट कास्ट, वो हमने 45 डिग्री पे लिया, इसलिए लिया है कि 45 डिग्री हमको दिखाने के लिए एडवर्टाइजमेंट आउटले को, जो एडवर्टाइजमेंट है उसको हम दिखाने के लिए हमने जो एडवर्टाइजमेंट कास्ट का जो स्लोप है, जो कर्व है, उसको हमने सीधा लिया है, और इसको हमें दिखाने के लिए हमने पहले सबसे पहले तो स्थिर माना है, और हमने क्या किया, इसको एक्स एक्सिस पर ट्रांसफर किया है, तभी तो टीसी आगे बढ़ा है, एक्स एक्सिस पर ट्रांसफर किया तभी टीसी आगे बढ़ा है, नहीं तो हमें इस पर दिखाना होता। तो हमें 45 डिग्री बनाया है ताकि इसको हम टोटल कास्ट के साथ एडवर्टाइजमेंट कास्ट को दिखा सकें। ठीक, अब एक चीज़ और मान लें, अगर मान लीजिए टोटल कास्ट, अगर मान लीजिए जो हमारा आय है या जो बिक्री है वो कि अगर एडवर्टाइजमेंट आउटले है, ये एडवर्टाइजमेंट की मात्रा को दिखाएगा एक्स एक्सिस, और इसके अलावा ये जो कर्व है ये हमें एडवर्टाइजमेंट कास्ट कर्व है जो टी है, तो एडवर्टाइजमेंट कास्ट को दिखाएगा। तो अगर मान लीजिए हमने इसका यूज किया ओए, अर्थात जो एडवर्टाइजमेंट आउटले, एडवर्टाइजमेंट की मात्रा हमने ओए यूज की, तो इसका कास्ट कितना होगा, एके होगा, ओ इक्वल टू एके, या ऐसे बोल सकते हैं कि ओए इज इक्वल टू ओके। देखिए अगर हम एडवर्टाइजमेंट का प्रयोग ओए मात्रा में करते हैं तो हमें उसका कास्ट कितना देना पड़ेगा, ओके। ठीक है, या अगर हम ओए प्रयोग करते हैं तो इसका हमें मान कितना देना पड़ेगा, कितनी मात्रा देना पड़ेगा कास्ट इसका एडवर्टाइजमेंट का, एके। तो दोनों बराबर है। ठीक है, ए ओ इक्वल टू एके या ओ इक्वल टू ओके, दोनों बराबर है। ठीक है, अब अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज फर्म है तो वो क्या करेगी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म क्या चाहेगी, जो ए डैश और यम है, अर्थात जो यहाँ पे टी आर और टी सी के बीच का जो सबसे अधिक गैप है वो यम ए डैश है, तो इसके अनुसार वो काम करेगी, ए डैश तक वो एडवर्टाइजमेंट को व्यय करेगी, और ए डैश पर जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं यहाँ, और यहाँ पे यल कर देते हैं, तो क्या करेगी वो एडवर्टाइज, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म होगी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म वो क्या करेगी, वो ए डैश मात्रा में केवल एडवर्टाइजमेंट का यूज करेगी, वो ए डैश मात्रा में, और उसकी लागत कितनी होगी, उसकी लागत होगी ए डैश एल। ठीक है, नहीं A1L, ठीक है, A1L होगी। ठीक है, उसके अलावा अगर रेवेन्यू मैक्सिमाइज फर्म होगी वो कितना करेगी, देखिए चूंकि ये है ना मिनिमम प्रॉफिट कांस्टेंट, तो इसको भी ध्यान में रख के करना है, वैसे तो आप कर नहीं सकते हैं, तो मिनिमम प्रॉफिट कांस्टेंट को देख करना है, तो ये करेगी ओए तक करेगी, और यहाँ पे क्यों करेगी ओए तक, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक रेवेन्यू है, इस जगह पे सबसे अधिक रेवेन्यू है, तो यहाँ पे ओए करेगी, और इसकी जो लागत होगी वो एक क्यों होगी, सिंपल। लेकिन अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज फर्म होगी वो ओ ए डैश तक करेगी इसकी मात्रा का यूज, और उसको कितना देना होगा, ओ ए वन तक करेगी इसकी मात्रा को यूज, और इसका कास्ट देना होगा ए वन और एल तक। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा अब हम देखेंगे मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए इस सिद्धांत को। अब हम बामोल के मॉडल को, जो सेकेंड मॉडल है मल्टीपल प्रोडक्ट मॉडल, उसको हम देखेंगे। अब चूंकि देखिए मल्टीपल प्रोडक्ट अगर आप कभी भी देंगे तो आपने देखा होगा कि उसे हम पीपीसी से दिखाते हैं। ठीक है, पीपीसी से इसको हम दिखाते हैं, और इसका जो स्लोप होता है वो EMRPT दिखाता है। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र, पीपीसी को उत्पादन संभावना वक्र बोलते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पे संभावना को ये व्यक्त करता है, और ये सी डैश है, इसमें यहाँ पे ये कास्ट को दिखा रहा है। जब यहाँ पे हम देखते हैं तो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन के साथ हम इसको देखते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ होगा, स्लोप ऑफ पीपीसी, स्लोप ऑफ पीपीसी मतलब MRPT XY, MRPT मतलब मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक्स और वाई के लिए कितना होगा, वो इक्वल टू होगा स्लोप ऑफ आइसो रेवेन्यू कर्व। और स्लोप ऑफ आइसो रेवेन्यू कर्व क्या, चूंकि हमारे पास दो वस्तु है इसीलिए स्लोप ऑफ आइसो रेवेन्यू कर्व सबसे पहले हम वाई के एक्स के लिए देखते हैं, तो एक्स के लिए डेल आर बाई डेल एक्स। ठीक है, और y के लिए देखते हैं तो डेल आर बाई डेल वाई। अगर हम बाद में क्या होगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो डेल आर से आर कट जाएगा। आप सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका।
उसके बाद हम देखेंगे जब आर से आर कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल वाई, तो यही हो जाएगा इसका स्लोप रेवेन्यू का, आइसो रेवेन्यू कर्व का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर कास्ट आउटले दिया हो, अगर हमें कास्ट दिया हो तो क्या होगा, क्योंकि सी सी डैश और सी क्या है, कास्ट है, उसी में हमें अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है। कास्ट दिया है, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है, तो हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ है, टी पॉइंट पे। देखिए टी पॉइंट पे सबसे अधिक, यहाँ पे हमारे पास रेवेन्यू सबसे अधिक है, दिए गए परिस्थितियों में कास्ट के दिए होने पर रेवेन्यू सबसे अधिक है। यहाँ पे उत्पादन का स्तर यक्स का उत्पादन यक्स स्टार और वाई का उत्पादन वाई स्टार है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कुछ, अगर देख लेते हैं। देखिए अगर हमें देखना है आर, ठीक है, एक चीज हम देख लेते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू होता है आर माइनस सी, आर माइनस सी होता है आई में से अगर आप कॉस्ट को हटा देंगे जितना रेवेन्यू होगा तो हमारे पास प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर कॉस्ट दिया हो सी सी डैश, तो उस समय अगर देखें तो जो प्रॉफिट इक्वल टू आर हो जाएगा, अर्थात जो उद्देश्य लाभ अधिकतमीकरण फर्म का है वही उद्देश्य रेवेन्यू अधिकतमीकरण फर्म का हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो कास्ट है वो दिया हुआ है। इस स्थिति में जो अगर आपको रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है, इन दैट कंडीशन इफ यू वांट टू मैक्सिमाइज योर रेवेन्यू, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होगा। अगर प्रॉफिट मैक्स होगा तो यहाँ पे रेवेन्यू जाहिर तौर पे मैक्स होगा क्योंकि कास्ट स्थिर है। तो बामोल ने कहा है कि अगर कास्ट दिया हुआ हो, अगर लागत दिया हुआ हो, तो जो उद्देश्य लाभ अधिकतमीकरण फर्म का होगा वही उद्देश्य रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन फर्म का भी होगा। लेकिन अगर इसमें देखिए एक चीज और है, लेकिन पहले जो दिया था उन्होंने ये कहा था कि इसे जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, लागत, जैसे लागत अगर स्थिर रहे या दिया हुआ मतलब स्थिर है, तो उस स्थिति में हमारा टी पे इक्विलिब्रियम हो रहा है, और टी पे इक्विलिब्रियम हो रहा है तो वहाँ पे वाई का स्टार मात्रा है और एक्स का भी उत्पादन स्टार मात्रा में है, मतलब इतनी मात्रा इसकी है, एक्स की है, और इतनी मात्रा वाई की है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज एंड रेवेन्यू मैक्सिमाइज, दोनों मैक्सिमम है। ठीक है, दोनों मैक्सिमम है, प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों मैक्सिमम है, और टी बिंदु पे इक्विलिब्रियम हो रहा है लागत देने पर। लेकिन अगर क्या हो कि एमपीसी दिया हो, मार्जिनल प्रॉफिट जो कांस्टेंट है वो दिया हो, तो एमपीसी दिया हुआ हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, जब एमपीसी दिया होगा तो फर्म के जो फर्म चला रहा है, प्रबंधक है, उसके ऊपर एक बोझ आएगा, तो वो जो अलाभकारी आगत निर्गत है उसको दूर करने का प्रयास करेगी, और इस स्थिति में निम्न शर्तें संतुष्ट होती हैं। अगर आप देखें तो एम आर पी ऑफ एक्स एंड एम आर वाई ऑफ वाई इज इक्वल टू एम आर पी ऑफ वाई एंड इट इज अपॉन एम आर वाई ऑफ वाई। इस स्थिति में अगर देखें एम आर पी क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट, अर्थात उत्पादन बेचने से जो मार्जिनल रेवेन्यू मिल रहा है, जो सीमांत आय मिल रहा है, और उसके साथ साथ जो एम आर वाई क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल प्रॉफिट यील्ड, अर्थात इसे मार्जिनल प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो जो उत्पादन के बेचने से जो आय मिल रहा है, सीमांत आय, और उसके बेचने से जो सीमांत आय मिल रहा है उत्पादन के, अर्थात जब यहाँ पे यक्स है तो यक्स के बेचने से सीमांत आय कितना मिल रहा है, और यक्स के बेचने से हमें मार्जिनल प्रॉफिट सीमांत लाभ कितना हो रहा है, ये बराबर होना चाहिए किसके, एम आर पी ऑफ वाई एंड एम आर वाई ऑफ वाई के। अर्थात जो वाई प्रोडक्ट बेचने से जो हमारे पास सीमांत आय है, और उसके साथ साथ अपान एम आर वाई, जब एम आर आई है कि मार्जिनल प्रॉफिट बोलते हैं, तो वाई के बेचने से जो मार्जिनल प्रॉफिट है ये दोनों बराबर होना चाहिए। अर्थात यक्स के बेचने से जो मार्जिनल प्रॉफिट और मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर होना चाहिए, वाई के बेचने से जो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल प्रॉफिट है इसके बराबर होना चाहिए। कब, जब एमपीसी दिया हुआ होगा, तो क्या होगा, मैनेजर के पास एक बोझ हो जाएगा, तो वो सब किसके हिसाब से तय करेगी, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल, दोनों को मार्जिनल के हिसाब से सेल करेगी, बेचेगी, वाई को भी और एक्स को, क्योंकि उनके पास बोझ आ गया ना। आई थिंक, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये सारी चीजें। इसके बाद हम मैरिज मॉडल को डिस्कस करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर आप कमेंट करें, फिर समझाया जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम।